हेलो एवरीवन, पेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगेन आई वेलकम यू ऑल। और ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ने की सीरीज में हम आज 11th क्लास का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जो कि यूनिट और मेजरमेंट पे चल रही है। ऑलरेडी वी माइट हैव डन 3 और 4 क्लासेस, सो इज नेक्स्ट क्लास, शायद चौथी क्लास है। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं, उनकी क्या यूनिट्स होती हैं, और फिर हम देख चुके हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। और उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी अच्छी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स हमने किए थे। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में पूरक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। क्या होती हैं, ध्यान से देखें। दो टाइप की होती हैं, दो एग्जांपल होते हैं। आप ये समझ लो कि जितने भी जियोमेट्री से रिलेटेड हमारी टर्मिनोलॉजी आती है, जियोमेट्री से मतलब कोई भी जियोमेट्री के अंदर फिगर होता है, जैसे एंगल हो गया या कोई सॉलिड एंगल हो गया। खास करके ये जो पार्टीशन दिया गया है इसकी यूनिट जरूर है, बट इसको सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर रखा गया है। और इसके अंदर हमारे पास दो ही एग्जांपल हैं। द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, समतल कोण। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब मैथमेटिक्स जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है समतल कोण। क्या होता है, देखें इधर, यस। तो प्लेन एंगल देखते हैं, समतल कोण क्या होता है। आप लोगों ने जब जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं 6वीं 7वीं क्लास में ही आ जाता है, 6 और 7 स्टैंडर्ड के अंदर, रे किरण, यानी जो प्लेन कोण है यानी समतल कोण है वो कब बनता है, जब दो रे यानी किरण एक दूसरे पे झुकती हैं तो बनने वाला कोण क्या होता है, ये समतल कोण होता है। समतल कोण, प्लेन एंगल से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी ग्रीक टर्मिनोलॉजी से कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली हम इसे करते हैं। और ये क्या होती है, एक रे होती है, इसे किरण बोलते हैं। और जब ये घूमती है, रे किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे ये पॉइंट है O, इसके अबाउट जब ये घूमती है तो वो कितना घूम जाती है उसको बताने के लिए एक एंगल, प्लेन एंगल नाम की टर्मिनोलॉजी को गणित वालों ने इजाद किया, और उसी को आज हम पढ़ते हैं समतल कोण। तो ध्यान से देखें, समतल कोण, प्लेन एंगल इज जस्ट ए क्वांटिटी, या फिर मैं बोल सकता हूं एक प्रकार का मेजरमेंट है कि ये जो रे ऐसे घूमेगी इसके चारों ओर, वो कितना घूम सकती है। ये क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। उसको बताने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, प्लेन एंगल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मैं इसको मिटाता हूं एक बार। जब ये रे घूमती है तो ध्यान से देखें, ये वाला अगर मेरी रेफरेंस लाइन है तो जब ये यहां तक घूमती है, मान लेते हैं पहली पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है, और ये यहां तक घूमती है, तो इस बार एंगल कुछ और है। जैसे जैसे आगे घूमेगी तो ये एंगल है बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है या बोलो तो लेंथ है, ये चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें एक चीज और बदल रही है। अगर आप देखो तो ये तो मैं बता रहा हूं कि ये कितना घूम रही है उसका मेजरमेंट है ये वाला एंगल, लेकिन एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेस कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। उसको मेजर करने के लिए इसको बोलते हैं आर्क, और ये वाला इस केस में ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। यानी कहने का मतलब क्या है, यस, कहने का मतलब ये है कि ये जो इसे हिंदी में बोलते हैं चाप, इसकी और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, जनरली इट इज नोटेड बाय स्मॉल आर। और ये एंगल हो गया थीटा। और इस आर्क को अगर मैं मान लेता हूं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करता हूं, आंसर लेंथ ऑफ आर्क, तो इसमें क्या रिलेशन होता है उसको हमें याद रखना जरूरी है। इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, दो टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, सब प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हम देखेंगे। प्लेन एंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि जब रे घूमती है तो उसका मेजरमेंट ही एक्चुअली प्लेन एंगल को बोला जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, एक रेडियस होती है, ये एंगल होता है थीटा, और ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। जो प्लेन एंगल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक रे होती है जो रोटेट होती है, और वो कितना रोटेट होती है वो हम एंगल से बताते हैं। एक हमारे पास उस रे की लेंथ होती है, दैट इज नोन एज रेडियस, और एक एंगल होता है, और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। क्या रिलेशन है इसमें, ध्यान से देखें। क्योंकि मैं जानता हूं जब ये पूरा घूमेगी तो एक सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, और सर्किल की सरकमफेरेंस में जानता हूं क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर।
यानी अगर इसकी लेंथ आर है तो सर्कमफेरेंस कितनी 2 पाई आर। और जब ये पूरा घूमती है तो उसको डिग्री में हम कितना मानते हैं 360। तो जब 2 पाई आर कोई क्या घूम जाती है आर्क, या फिर बोल दो तो कोई रे 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लेती है तो एंगल कितना बनता है, तो एंगल बनता है 2 पाई। कितना एंगल बनता है 2 पाई। और अगर ये इतनी लेंथ चल जाए तो कितना एंगल बनता है 2 पाई। इसके अलावा मैं इसको उल्टा देखूं, अगर 2 पाई वो घूमती है तो कितना एंगल बनेगा, सॉरी कितनी लेंथ कवर करेगा सर 2 पाई यार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 पाई एंगल बनने में ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो सर्कमफेरेंस जितनी जो चाप है उसकी लेंथ हो जाएगी आर की लेंथ हो जाएगी। तो 2 पाई घूमने में सॉरी 2 पाई एंगल घूमने में वो इतना ज्यादा करती है ट्रेवल। तो 1 पाई के अंदर या बोलते हो तो 1 पाई के बजाय 1 एंगल बोलेंगे आप रेडियन, तो ये क्या होगा 2 पाई अपॉन आर इनटू कितना, सॉरी अपॉन कितना 2 पाई। ये क्या है, ये 2 पाई रेडियन होता है। इसकी जो यूनिट है, हाँ मैं बताना भूल गया आपको, यूनिट यानी जो इसका मात्रक है किसका, प्लेन एंगल का, उसको क्या बोलते हैं रेडियन। रेडियन ये इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक है, यूनिट है, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको एंगल को किस में लिखते हैं रेडियन के अंदर। तो 2 पाई रेडियन जब घूमती है कोई रे तो 2 पाई आर क्या बनता है, एंगल बनता है या फिर लेंथ बनती है सॉरी आर की। और अगर वो 1 रेडियन घूमे तो 2 पाई आर अपॉन ए। अब मान लेता हूं वो कितना घूमे, अगर थीटा रेडियन वो घूमे तो कितना होगा, तो होगा आर इंटू सॉरी थीटा। मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे होंगे कुछ लोग, मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर से देखें इस रिलेशन को। अगर 2 पाई रेडियन एंगल वो घूमती है तो ये आर की लेंथ होती है, हाँ। अब अगर वो 1 रेडियन घूम जाए 1 रेडियन तो आर की लेंथ कितनी, तो सर आर की लेंथ ये। और अगर वो थीटा घूम जाए तो आर की लेंथ कितनी, बोला इतनी। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आर रेडियस है और अगर ये थीटा एंगल घूम गई तो इस आर की लेंथ अगर मैंने एल मानी थी तो वो कितनी आएगी, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। बिल्कुल ये बात है। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। या फिर इसको आप कैसे देख सकते हो, जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी यहां से एल बाय थीटा, क्या हो जाएगी एल बाय थीटा। स्टैंडर्ड है आप देख सकते हो, इसको याद रखें। या फिर इसको उल्टे तरीके से लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर। तो ये 3 रिजल्ट मुझे ध्यान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्लेन एंगल के केस के अंदर एक से ही तीनों आ रहे हैं, तो आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि आर की जो लेंथ है वो क्या आ गई रेडियस इंटू थीटा। और थीटा का यूनिट क्या है, थीटा का यूनिट है रेडियन। तो आप ध्यान से देखें, वैसे भी देखें, आर का अपने आप में एक लेंथ होती है, हाँ बिल्कुल। और आर ये जो छोटी सॉरी एल लेंथ होती है और ये आर क्या है लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ आना चाहिए, लेकिन साथ में थीटा आ गया। इसलिए थीटा को जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं थीटा को। नहीं तो अगर थीटा की भी कोई ऐसा यूनिट होती तो ये रिलेशन एक सबसे सही नहीं है, इसलिए इनको किस में रख रहे हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर रख रहे हैं, ताकि आपका जो यूनिट है वो बिगड़े नहीं। और आप फिर क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर लो, आर का आर थीटा की जगह कितना रख दो 2 पाई रख दो, तो 2 पाई को तो 2 पाई इंटू आर, यानी थीटा 2 पाई है तो लेंथ आर की कितनी और 2 पाई आर। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आप लोग समझ पाए होंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर जो प्लेन एंगल है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज सॉलिड एंगल। इसी के अंदर दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं ठोस या घन कोण बोलते हैं, हिंदी वाले ठोस कोण या घन, कोई भी कोण इसमें बोला जा सकता है, सॉलिड एंगल बोलते हैं आप जिसे। और इसको ओम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश रहती है, कई और से कर सकते हो, बट आप याद रखें। देखो क्या होता है, मैं इसको सीधा रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको। मैं मेरे पास अभी मैं कोण लेके आया हूं, ये वाला आप ध्यान रख पा रहे होंगे, ये जो किसी बच्चे के बर्थडे के टाइम की जो कैप होती है वो मैंने अरेंज की है, ध्यान देखें क्या होता है। ऐसा वाला जब शेप हो जाता है तो अंदर की साइड यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, कैसे वाला, ऐसे वाला जो एंगल बन रहा है अंदर की साइड कहीं पे भी उस कोने पे जो एक्सट्रीमली जो इसके अंदर कोना है उसके ऊपर क्या कैसी शेप बन रही है, उसके ऊपर एक एंगल टाइप बन रहा है। तो वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है।
इसको हम इसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखें। और अगर एक ये है और एक पीछे वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सॉरी इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, नहीं इतना ही ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। मैंने इसको सॉरी इसके जैसा नहीं बना के मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा अलग शेप देने की कोशिश की है। अब ये वाली जो लेंथ है ये आर बोली गई है, यानी जो मेन पॉइंट है जहां पे एंगल बनेगा वहां से लेके और जो हमारी सरफेस जनरेट होती है, यानी ये आप समझ लो कि यहां से लेके और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला मैंने, आर बोला है। ये जो एरिया बना इसका इधर, ये वाला एरिया जो बना है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं एक बार डी ए से, यानी एरिया है। तो ये जो एंगल बना है, सॉरी ये जो एंगल बना है इधर यहाँ पे, ये एक एंगल बना है जो मैं आपको ऑलरेडी इसमें दिखा चुका हूं। इसके अंदर कैसे एंगल बनेगा आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं कैसी प्रकार का फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर बोल रहे तो एस के अंदर जो एंगल बनेगा, इसके अंदर एंगल बनेगा, उसको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सॉलिड एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। या फिर इसको छोटा बनता है तो उसको हम डी ओम से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये ध्यान से देखें। ये जो एरिया होता है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है जिसको ये कवर करता है। अब एक बात और बताता हूं मैं, अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया आर, तो मेरे पास इस डिस्टेंस ये भी आर हो जाएगी, ये सारी आर है, ये भी आर है, तो ये वाला एरिया पहुंचा इस तक, तो क्या हो जाएगा, ये डी ए यानी एरिया, और अपॉन ये डिस्टेंस सॉरी लेंथ की क्या, स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर आपने इस आर को यहां तक लिया होता, मान लो तो मैं ये लाइन लिख रहा हूं यहां तक, तो इस बार आपका एरिया क्या आता, इस बार आपका ये वाला एरिया आता, ये वाला एरिया आता, ये वाला। तो उस टाइम अगर ये कम हो जाता तो हो सकता है आर भी कम हो गया, तो दोनों का रेशियो क्या रह सकता था, सेम रह सकता था, वो हमें नहीं पता। बट स्टिल आप जितनी रेडियस ले रहे हो, आर ले रहे हो, और वो जहां पे खत्म होती है उसके बाद वाला एरिया अपॉन वो डिस्टेंस या जो लेंथ है उसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, आपका सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी। और इसका जो मात्रक होता है वो स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन। अब इस चीज का यूज आप फिजिक्स में बहुत कम देख पाओगे, बहुत ज्यादा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में पढ़ोगे, जो खास करके जो जेई वाले बच्चे हैं, या मैं बोल दूं तो जहां न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ठीक करना होता है कई बार, तो वहां पे इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी वजह से या इसकी सहायता से बहुत आसानी से कई सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है। प्लेन एंगल के साथ जितना प्लेन एंगल बनता है उसके हिसाब से एक सॉलिड एंगल भी बन सकता है, ऐसा कुछ होता है। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो यस हाँ ये है। अब आप समझ लो कि ये जो है ये एक रे है और ये भी एक रे है, तो ये वाला जो एंगल बना ये प्लेन एंगल बना, प्लेन एंगल बनाइए, ठीक है। अब क्या करें, ऐसे ऐसे ये जो स्केच पेन है, ऐसे ऐसे इतने सारे पेन ले लो कि उसको क्या करो, यहाँ पे चिपकाओ, एक को यहाँ पे चिपकाओ, को यहाँ पे चिपकाओ, तो आप पता करोगे कि ऐसी सरफेस बन जाएगी, एक ऐसी सरफेस बन जाएगी पूरी। कैसी वाली, ऐसी वाली बन जाएगी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे मान लो ये वाली जो पेन है ये इसके जस्ट बीच में सेंटर से जा रही है, और ये वाला जो है ये क्या है, ऐसे। अब इस स्केच पेन को मैंने पूरा ऐसे घुमा दिया इसके चारों ओर ऐसे, तो ऐसी शेप बन गई ये वाली शेप, तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड एंगल बन जाता है। तो आपको अगर कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो तो सॉलिड एंगल के साथ साथ कहीं ना रिलेशन किसका भी है, प्लेन एंगल का भी है। क्योंकि जब ये ऐसे है, या सॉरी ऐसे है, और इस पेन को मैंने ऐसे घुमा दिया, बहुत सारे पेन चिपका दिए, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड एंगल बन जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार क्या है, प्लेन एंगल है। तो हर एक सॉलिड एंगल से रिलेटेड क्या होता है, एक प्लेन एंगल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं, कई बार फ्लक्स वगैरह निकालने के लिए इसका बहुत यूज होता है। खैर उस सेक्शन में हम देखेंगे। तो अभी तक हम क्या देख पाए हैं, तीनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख ली है उनका। और इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले, और हो सकता है आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले। दूसरा इनकी क्या है, रेडियन, और इसकी क्या है, रेडियन, ये यूनिट पूछ सकता है। अब देखो क्या कुछ दुनिया में जितनी क्वांटिटीज हैं, क्या उन सभी का कोई न कोई मात्रा, कोई यूनिट होता है?
ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। मैं इनको रब करके यहीं पे एक लिस्ट बनाता हूँ जो आपको नोट करनी बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं सारी की सारी यूनिट लेस क्वांटिटी लिख रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी लिख रहा हूँ जिनकी यूनिट नहीं होती हैं, उनको लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप एज इट इज अपनी कॉपी में उतार लें, एग्जाम में सीधा आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो आप ध्यान रखें, वो लिस्ट मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो समय ज़्यादा जाया ना करते हुए मैं इसको यहीं पे यूनिट लेस क्वांटिटी उनकी मैं क्या कर रहा हूं, आपको लिस्ट बना रहा हूं। ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है स्ट्रेन। जब आप इलास्टिसिटी पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ये एल लेंथ का क्या है, कोई स्टिक है, कोई छड़ी है, हो सकता है किसी भी टाइप की हो, उस पर यहाँ पे फोर्स लगा के और हमने उसको क्या कर दिया, इतना बढ़ा दिया और ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ये डेल्टा एल है। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया, डेल्टा एल यानी जितनी आपने बढ़ाई है अपॉन क्या होता है, एक्चुअली में तो टोटल लेंथ होती है, एक्चुअली में तो क्या होती है एल प्लस डेल्टा एल टोटल लेंथ आती है रियल लाइफ के अंदर अगर बात करें। लेकिन पूरी दुनिया ऐसे पढ़ रही है, किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग बता भी ऐसे रहे हैं, बट एक्चुअली में इसको क्या कर देते हैं, पहले जो इनिशियल लेंथ होती है ना उसी को क्या कर देते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसा सही भी है थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि बहुत अगर ये मेटेलिक वगैरह होती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एल कोई इतना लंबा नहीं होता है। अगर ये 1 मीटर है, ये कोई 1 mm बहुत रेयर पहुंच पाती है, इसलिए कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एल प्लस डेल्टा एल क्या होता है, लगभग एल के ही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको डिफाइन किया गया स्ट्रेन से, यानी चेंज इन डायमेंशन, और बोलते तो चेंज इन लेंथ। हो सकता है स्ट्रेन की टाइप होते हैं, लेंथ वाला भी होता है, एरिया वाला भी होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे उसको। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसलिए स्ट्रेन क्या है, एक प्रकार से डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी है। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप जब ऑप्टिक्स पढ़ते हो 12th क्लास में तो वहां आता है, तो स्ट्रेन को हिंदी में, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। जब आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तन की जो घटना होती है रिफ्रैक्शन की, उसमें काम आता है। इट इज नथिंग जस्ट द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम। ये सिर्फ प्रकाश के अलग अलग माध्यम में वेग का अनुपात होता है, यानी वेग बटा वेग, माध्यम 1 में वेग बटा माध्यम 2 में वेग, या मीडियम 1 में वेलोसिटी अपॉन मीडियम 2 में स्पीड वेलोसिटी वॉट। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का आप अगर क्या लोगे, रेशियो लोगे, तो आपके पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी आपके पास। तीसरा फ्रिक्शन कोफिशिएंट। घर्षण गुणांक। लेकिन इसके अंदर भी देखो, घर्षण 3 टाइप का होता है, आपको पता हो, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सा है, काइनेटिक, यानी मैं इसको लिख रहा हूं F से रिप्रेजेंट करते हैं F के एंड FS। यानी स्टैटिक और काइनेटिक जो घर्षण गुणांक होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। लेकिन जो रोलिंग वाला आता है, लोटनी घर्षण गुणांक होता है, वो नहीं होता, उसकी लेंथ डायमेंशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, मीटर का क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो अभी हमने देख लिया है, 3 देख लिया, देखो बाकी मैंने लिख लिए हैं, ध्यान से देखें। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व। एक हिसाब से 2 डेंसिटी होती है, उनका क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो बहुत बार पूछता है इसको, तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। एंड नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी क्या होता है, जो ग्रेविटी है उसका क्या करते हैं, हो सकता है रेशियो एक प्रकार का, तो आपको ध्यान रखना है किसमें है ये, यूनिटलेस के अंदर। फिर पीएच, किसी भी सॉल्यूशन मीडियम की पीएच होती है, उसका भी कोई क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होता। 7 पीएच है, 8 पीएच है, 9 है, जो भी है। एक पाई जो होता है, कई लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो पाई की भी कोई अपने आप में यूनिट नहीं होती, स्टैंडर्ड क्या होती है, वैल्यू होती है। एक पॉइजन रेशियो, ये इसी के अंदर आप पढ़ोगे, जो इलास्टिसिटी वगैरह चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। आपको ये सिर्फ नाम याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्या रहेंगे, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहें किस वजह से, सीधा आएगा पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि इसकी यूनिट नहीं होती है।
नेक्स्ट के रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 12th क्लास के अंदर आता है। कुछ एक फैक्टर होता है एक्चुअली में जिसकी वजह से दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स है वो घट जाता है, तो उसी फैक्टर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पैरावैद्युतांक, हिंदी वाले इसको क्या रखेंगे, पैरावैद्युतांक। इसका पोजीशन रेशियो ही रहेगा, ये पीएच पाई रहता है। स्पेसिफिक को बोल देते हैं विशेष बोल देते हैं, रिलेटिव को सापेक्ष बोल देते हैं। तो सापेक्ष घनत्व और इधर क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया और ये घर्षण गुणांक हो गया। यस, तो हमारे पास जो यूनिट्स है उनको बोलने के या रिप्रेजेंट करने के लिए तीन सिस्टम है हमारे पास, अलग अलग तीन सिस्टम है। कौन से मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखें यहाँ पे। पहला सिस्टम है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। देखो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, उससे पहले की बातें हैं कि अलग अलग देशों में जो लेंथ होती थी उसको अलग तरीके से बोलते थे, अलग तरीके से मेजर करते थे, या बोलते उनके पास डिवाइस ही कुछ ऐसी थी, वो ऐसे बोलते थे उसको, और बाकी अलग देश कुछ अलग बोलते थे। तो उस टाइम जो ब्रिटेन है और फ्रांस है उनका कुछ ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था, तो उन लोगों ने अपने अपने नए सिस्टम बना रखे थे। तो ये हम प्रीवियस जो पहले हुआ करते थे उन सिस्टम को पढ़ते हैं, आज भी कहीं हमारे ये काम आते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आज दुनिया में कोई स्टैंडर्ड जो सिस्टम है उसको माना गया है। तो पहले जो सिस्टम होते तीन सिस्टम हुआ करते थे, और उनमें बेसिकली उस टाइम एक तो मास यानी द्रव्यमान, वेट से बोल सकते थे उस टाइम वो, और उसके बाद में लेंथ यानी लंबाई, और एक होता था टाइम, ठीक है, समय। इन तीन चीजों के बिहार पे उन लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना के रखे थे। तो देखो पहला वर्ड है वो लेंथ के लिए है तीनों के अंदर, यानी ये m लेंथ के ऊपर दादा है, ये भी लेंथ को और ये भी लेंथ को। तो m फोर्थ है मीटर और C4 है सेंटीमीटर और F4 है फिट या फुट बोलते हैं जिसे। दूसरा ये है किलोग्राम, ये G है ग्राम और ये P है पाउंड, यानी दूसरा है मास का। तीसरा S फॉर सेकंड, सेकंड। तो क्या होता था, ये वाला जो तरीका है PS, ये ब्रिटेन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक, आज भी देखोगे तो ब्रिटेन के अंदर पाउंड के अंदर चलती है बहुत सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है, यानी वेट को। ठीक, दूसरा ये वाले दोनों फ्रांस के थे। किसके थे, फ्रांस के थे। अब फ्रांस वाले जाते थे इंग्लैंड में, जाके बोलते थे हमें 2 kg राइस दो, तो वो समझते नहीं थे 2 kg राइस क्या होता है, उनको पाउंड में पता था चीजें। तब क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट आया, इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी हुआ करती थी, वेट एंड भार और तौल ऐसे कुछ हुआ करती थी, वेट एंड मेजर ऐसे करके कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उस टाइम, अभी भी होती है शायद। तो उसके अंदर ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, खत्म होने के बाद में ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा रखें ताकि सारे देशों में एक ही चीज क्या रहे, स्टैंडर्ड रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लेके आए। तो ध्यान रहे हमारे पास यूनिट के लिए तीन सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। जब बात करें कि MKS में क्या होता है, तो MKS में कुछ याद नहीं रखना, सीधा बोलेंगे लंबाई को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में, ये होता है MKS। CGS क्या होता है, जिसके अंदर लंबाई को या लेंथ को सेंटीमीटर में और ग्राम के अंदर मापा जाता है, किसको, मास को, सेकंड के अंदर टाइम। और FPS के अंदर क्या होता है, लंबाई को फीट के अंदर और वेट को या फिर मास को पाउंड के अंदर और समय को सेकंड के अंदर। तीन होता है, यही लिखनी होती है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वही बात लिखनी होती है। अब क्या होता है, इनमें रिलेशन है, ये तो चलो सेकंड है, इनके आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ध्यान से देखें। मैं जानता हूं 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, हाँ बिल्कुल होता है। यानी बाद में बोला कि यार ग्राम एक बहुत छोटी यूनिट है, उसको क्या करो, कुछ एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद में उसको क्या कर दो, किलो बोल दो। तो फिजिक्स के अंदर आपने सुना होगा जो के होता है बड़ा, किलो जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, इधर 1000 है, ये मतलब किलो, तो 1 और किलो की जगह यानी 10 की पावर 3 जो 10⁻³ यानी 1000 है, इसको क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। और ग्राम का ग्राम है अभी भी, तो कुछ नहीं किया, इसको लिखने के लिए एब्रीवेट कर दिया, छोटा कर दिया है। क्लियर है।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, किलो को ग्राम में बदलना है तो मैं बदलूंगा, किलो को ग्राम में ऐसे बदल देंगे, और ग्राम को किलो में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 का भाग कर देंगे, किलो को बदलना तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपको एक और रह गया, किलो और पाउंड के अंदर कैसे, तो ध्यान से देखें, 1 kg के अंदर लगभग 2.205 पाउंड होते हैं। ये डाटा आपको याद रखने हैं, जैसे ग्राम वाला आपको याद है ऐसे ही पाउंड वाला भी आपको याद रखना है। फिर इसको अगर रिवर्स करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 पाउंड के अंदर लगभग 0.454 kg होता है, यानी kg बड़ा है, ये बात तो क्लियर है। 1 पाउंड के अंदर इतना ही kg, यानी आधा kg नहीं है, इसका मतलब लगभग आधा kg के आसपास 1 पाउंड होता है। तो थोड़ा सा रफ टफ आइडिया रखें, लेकिन 1 kg के अंदर लगभग 2.205 क्या होता है, पाउंड होता है। नेक्स्ट है हमारा MCF, इनके बीच में तो मैं जानता हूं सेंटी, जो सेंटी है उसका मतलब होता है 10⁻²। क्या होता है 10⁻²? जहां बोलते हैं सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर है, लेकिन सेंटी का मतलब 10⁻²। ऐसे छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, हम करते रहेंगे। तो ध्यान से देखें तो 100 सेंटीमीटर बराबर, देखो 100 है, 100 का 100, सेंटी को मैंने लिखा है 10⁻² ऊपर देखो, और मीटर, तो ये 10⁻+2 है, 10⁻+1 है, तो आया कितना, 1 मीटर। यानी 100 सेंटीमीटर के अंदर कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर के अंदर इतना, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो फीट में ही चाहिए। फीट में जाने के लिए ध्यान से रखें, डाटा याद रखें, 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर, यानी लगभग 1 मीटर का तीसरा हिस्सा ही आ पाता है। इसलिए क्या होता है, 1 मीटर के अंदर ये 1/0.305 आएगा, ये निकल के आएगा लगभग 3 फीट, और इसमें फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 3.37 इंचेस इसके आसपास क्या होता है, डाटा होता है 3.25 बोल देते हैं, या 3.3 बोल दो आप, रफली क्या रखो कि 1 मीटर के अंदर लगभग 3.3 मीटर या 3.34 फीट होते हैं, मीटर नहीं होते हैं। और ये सारी चीजें मुझे ध्यान होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जन छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता, ये भी बात सही है। इवन मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों को नहीं पता ये सब चीजें। और यहाँ से नोट कर लें, एग्जाम के छोटे छोटे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो अभी बिगिनर है 11th क्लास वाले, वहां तो पूछ भी सकता है, कोई भी टेस्ट वगैरह में सीधे पूछ लेते हैं छोटी छोटी चीजें, ये मुझे ध्यान होनी चाहिए। तो ये क्या थे, यूनिट को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे, जो अलग अलग देश अलग अलग करते थे, लेकिन उसके अंदर उनका जो रिलेशन है वो भी हमने देख लिया है। फिर बात आएगी यार, इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा, पूरी दुनिया में एक ही चीज माननी पड़ेगी। तो फिर उस सिस्टम को लेके आए, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज SI सिस्टम। दैट इज SI सिस्टम। एक्चुअली मैं बताऊं तो इसको जो फ्रांस वाले थे वो क्या करते थे, कुछ अलग सिस्टम में बोलते थे। इसका एक्चुअली में नाम हुआ करता था, ये एब्रीविएट किया हुआ, इसका एक्चुअली में नाम हुआ करता था सिस्टम, देखो मैं ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर था शायद, सिस्टम इंटरनेशनल डी सीधा था, और यूनिट्स ये ई के ऊपर कुछ आता है, जो भी अलग थोड़ी सी इंग्लिश नहीं थी प्योर, ऐसे नाम लिखा होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। फिर इसको क्या किया गया, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया। तो उसको कैसे बनाया गया इंग्लिश के अंदर, इसको बनाया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो इंग्लिश के अंदर इसको क्या लिखा गया, द इंटरनेशनल, ये याद रखें। SI की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो आपके बोर्ड वाले, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इसको एब्रीविएट कैसे किया गया, SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम। तो आजकल जो मेरी फिजिक्स के अंदर जो चीजें चलती हैं, वो एग्जाम में सीधा पूछता है SI मात्रक। क्या पूछता है, SI मात्रक, SI यूनिट पूछता है। तो वो न MKS है न FPS है, ऐसी चीज है, लेकिन MKS जैसा बहुत कुछ है, उस सिस्टम के अंदर से बना दिया। ये तो अलग अलग देशों के थे, उसमें क्या किया उन्होंने, बोला कि नहीं हम बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस वाले बोले कि हम बनाएंगे, इसको बोलेंगे SI सिस्टम। और SI सिस्टम के अंदर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम किसको क्या बोलेंगे। तो SI सिस्टम के अंदर जो MKS सिस्टम है, लगभग उसकी सारी चीजें उठा ली गई, कुछ छोटा मोटा और अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो भले, बाकी MKS सिस्टम को उन्होंने क्या किया, फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे मतलब MKS का मतलब ये हुआ कि SI सिस्टम में भी लेंथ को मीटर में मापते हैं, तो इसको भी किस में मापते हैं, MKS। और वेट को केजी में मापते हैं, तो उसको भी वेट को केजी में मापते हैं, किसमें, MKS में। तो यानी MKS सिस्टम जैसा ही कुछ रूप है,
बट ये अपने आप में क्या है, अलग है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखें, एसआई सिस्टम, और फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा है, कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इन सब चीजों को पूरा करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें हमने देख ली। अब बता रहा हूँ इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल सिस्टम सा है, या बोल देते जिसे थोड़ा सा बोल सकते हैं उसमें थ्योरी ज्यादा है, वो चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा देखो जो हमने एसआई सिस्टम के अंदर, सॉरी एमके सिस्टम के अंदर 7 चीजें देखी थी, मीटर, केजी, सेकंड, ये सारी चीजें देखी थी, उनकी देखो एक एक डेफिनेशन है जो ऐसे ही नहीं दी गई है। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर है, इसकी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो क्या है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है अपना, वो जब 2 में डाटा लिख रहा हूं, ये एक डाटा है 29949278, जो प्रकाश है, जो अपनी लाइट है, जो 1 सेकंड आप टाइम विजुअलाइज करते हो, यानी कौन सा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 1 बाय, या फिर मैं बोल दूं तो 1 अपॉन इतना सेकंड। अरे सर क्या बोल रहे हो, अरे यार 1/2 सेकंड क्या होता है सर, ये तो था आधा सेकंड, तो 1/3 क्या होता है, ये सर 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा, और 1/4 सेकंड सर 1 सेकंड का चौथा हिस्सा, और 1/5 सर 1 सेकंड का पांचवा हिस्सा, तो ये 1 बाई इतना हिस्सा सेकंड का। अब आप देख लो 1 सेकंड का इतना नंबर हिस्सा, ये लगभग बता देता हूं आपको, तो ये लगभग निकल के आता है। आप ध्यान से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29 करोड़, 29 करोड़ का लगभग 30 करोड़वां हिस्सा, यानी 1 सेकंड का 30 करोड़वां हिस्सा जो होता है, उस हिस्से में प्रकाश, या मैं बोलूं तो मेरी लाइट कितना चलती है, वो लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ऐसे नहीं है कि आइडिया दे दिया 1 मीटर, नहीं, ये डिसाइड किया गया कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, 1 सेकंड के लगभग 30 करोड़वें हिस्से में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को क्या बोला गया, 1 मीटर बोला गया। ऐसे ही 1 सेकंड की भी डेफिनेशन है, 1 केजी की भी डेफिनेशन है, सब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट एनसीईआरटी की सारी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको नहीं समझा रहा वो सब चीजें। वो क्या है कि उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर की एग्जाम में, या फिर वहीं हम यहाँ नहीं पूछेंगे, फिर भी कुछ लोग इसको पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं इनको, उनको हम यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने इसका लगभग थ्योरी सेक्शन सा पार्ट कर लिया है। अब इसके थोड़े से और आगे पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखें। अभी तक हमने देख लिया है कि यूनिट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितनी कितनी सारी चीजें, ये सब चीजें हम देख ली, यूनिट को बताना जरूरी क्यों। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डायमेंशन की क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर डायमेंशन की चर्चा हो जाएगी अपने, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है डायमेंशन और यूनिट की मिला के, उनके ऊपर जितने से न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके ऊपर हम चलेंगे, और फिर हम आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एरर्स है, वो सारी चीजें बीसी के अंदर कर रहे होंगे। तो ध्यान रहे, अभी हम किस पे जा रहे हैं, डायमेंशन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझते हैं डायमेंशन क्या होती है, तो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं अगर करना है तो। हाँ, तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं वीमा, जैसे हिंदी में बोलते हैं वीमा, और इधर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन, डायमेंशंस यानी वीमा। ध्यान से देखें क्या है, पहले मैं एक बार आपको साथ के साथ फंडामेंटल यूनिट लिखता हूं, ध्यान से देखें, फंडामेंटल यूनिट में लिख रहा हूं। देखो उसमें होता है तो मास यानी द्रव्यमान, ध्यान दें फिर से, और फिर एक होता है लेंथ यानी लंबाई, फिर होता है टाइम समय, इलेक्ट्रिकल करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर यानी तापमान, कोशिश करेंगे कि क्या कैसे लिख रहा हूं मैं, और ये होता है फिर ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, और 3 3 6 लास्ट नॉट द लिस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इसको मैं किस में करता हूं, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें, यूनिट में बात कर रहा हूं मैं, किस में बात कर रहा हूं, यूनिट में बात कर रहा हूं। ठीक है सर, इसकी केजी होती है,
किलोग्राम, इसकी मीटर, ठीक है, किलोग्राम होती है एक्चुअली में, किलोग्राम, ये एब्रीवेट किए होते हैं इनको, और इसकी सेकंड, और इसकी होती है एम्पियर, और इसकी होती है केल्विन, और इसकी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी होती है मोल, एम वाली, ठीक है। इसको केजी से एब्रीवेट करते हैं, छोटे वर्ड से लिखते हैं, इसको छोटे एम से लिखते हैं, इसको छोटे एस से, इसको कैपिटल ए से, और इसको बड़े के से लिख देते हैं, थीटा से भी लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है इतना, और इसको सी और छोटा डी से लिखते हैं, इसको एम ओ एल से लिखते हैं, ठीक। अब आप देखो, मैं बात करता हूं किसकी, वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, आयतन। तो आप आयतन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 8 मीटर क्यूब, या बोल दो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, 1 मीटर क्यूब। देखो दो चीज है, क्या, ध्यान से देखो, मीटर, इतना बड़ा नाम लिखा है, इतना बड़ा नाम लिखा है, इसकी जगह हालांकि हमने एब्रीवेट कर रखा है कि इसको 8m क्यूब भी लिख सकते थे, ठीक, लेकिन सीधा लिख दिया और ये बता दिया कि मीटर बोल दिया हमने, लेकिन डायमेंशन जो विमा है वो आप ऐसे समझो कि यूनिट क्या ही छोटी बहन है, बोलते हैं इसके साथ जैसा कुछ है। कैसे सर, आप क्या करो, उन्होंने एक तरीका निकाला, यार एक काम करते हैं, मास है इसको किलोग्राम में लिखोगे, लेंथ है इसको मीटर में लिखोगे, टाइम को सेकंड में लिखोगे, यार बहुत टाइम लगेगा, बड़े हैं, एक काम करते हैं, इन सातों की सातों जो यूनिट हैं इनके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक इंग्लिश का और सिंगल डिजिट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है सर, कर लो। तो इस मास का उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं यहां लिख रहा हूं, मास के लिए कैपिटल एल डिसाइड किया, ठीक है, लेंथ के लिए एल बोलते हैं इसलिए एल डिसाइड, टाइम को टी बोलते हैं तो टी डिसाइड कर लिया, और एम्पियर करंट को क्या बोलते हैं इसलिए डिसाइड कर लिया, और तापमान केल्विन है उसको क्या कर लिया, टी आ गया था तो क्या कर लिया, के कर लिया, या फिर उसको क्या कर लिया, थीटा डिसाइड कर लिया उन्होंने, क्लियर। तो इन 5 जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग अलग चीज, एक अलग अलग नाम डिसाइड कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या किया, अब बात ये हुई कि हम जो है जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, मास वास ही कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इन 5 में से क्या लिखेंगे, कोई एक नाम लिख देंगे। एम लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे वो मास है, एल लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे वो लेंथ है, और लेंथ समझते हम समझ जाएंगे क्या वो मीटर है, और दूसरा टी लिखते हैं हम लिखते हैं टाइम है, और ए एम्पियर है, करंट है, और ये क्या है, टेम्परेचर केल्विन है, थीटा है, ठीक। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान से देखो, एक बार एक छोटा सा एग्जांपल बात करता हूं मैं। यहां से हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान में, फिर डायमेंशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, डायमेंशन यानी विमा। मैं बोलता हूं यहां से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो बताओ आप मुझे, तो आप बताओ या फिर 10 लोग और बताएं, क्या बोलेंगे, बोले यहां से दिल्ली 250 किलोमीटर है, यानी यहां से दिल्ली कितना है, 250 किलोमीटर, ये हम बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कोई बच्चा आके, कोई स्टूडेंट ऐसा आके ऐसे बोलता है यार यहां से दिल्ली 250 किलोमीटर लंबा और फिर 100 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे कभी किसी ने सुना नहीं होगा। क्या बताने के लिए, लेंथ बताने के लिए। तो जब भी हम कोई लेंथ बताते हैं या कोई दूरी बताते हैं, कोई डिस्टेंस बताते हैं, हम क्या चर्चा करते हैं, आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लंबाई की चर्चा करते हैं, कभी चौड़ी ऊंची नीची बिल्कुल नहीं बोलते। हम बोलते हैं इतना लंबा, इतना दूर का मतलब इतना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं पूछता हूं कि यार आपके घर का एरिया कितना है, आपके घर का एरिया कितना है, तो कभी शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा, सब लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर का जो एरिया जो है वो क्या है कि इतना चौड़ा है हमारा घर और इतना लंबा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलता कि हमारा घर, ये बता रहे यार हमारा घर पता है हमारा घर 10 मीटर लंबा है, तो सामने वाला चौड़ा कितना सोचेगा, आप खुद सोच के देखो, कितना भी सोच सकता है। अब मैंने बोल दिया कि यार हमें अपने घर में मकान बनाने हैं, तो जो मिस्त्री है वो पूछेगा कि घर का बताओ कितना बड़ा है, हमारा घर 10 मीटर लंबा है। अब 10 मीटर लंबा तो है, चौड़ा कितना है, अब सोचो चौड़ा वो 1000 मीटर हो तो हो सकता है बहुत ज्यादा मकान बन जाए, और वो बोले चौड़ा है 2 मीटर, तो आप सोच के देखो, तो सही चीज से अंदाजा नहीं हुआ।
इसलिए अगर आपको कोई एरिया बताना है तो आपको क्या बतानी पड़ेगी, कम से कम 2 यूनिट बतानी पड़ेंगी, या बोलते तो 2 डायमेंशन बतानी पड़ेंगी। ये डायमेंशन है एक्चुअली में, यानी कितने प्रकार से वो आप यूनिट बता रहे हो। तो जब लेंथ बताने के लिए मुझे एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट रे, दैट इज लेंथ। और ये बताने के लिए मुझे टू डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, लेंथ ही है और वो विड्थ ही है, बट है अलग अलग टाइप से ना यार, ऐसे थोड़ी है कि लेंथ ही लेंथ है मेरे। फिर वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, हमें लेंथ भी बतानी होती है और हमें क्या बताना होता है, विड्थ भी बतानी होती है और हमें हाइट भी बतानी होती है। जैसे ये है, मैंने बोल दिया कि यार हाँ यस कि ये मान लो ये तो थोड़ी मोटी है, एक बार रिज्यूम कर लो आप, इतना देखो ये है बहुत पतली है, इसमें कोई मोटाई नहीं है। तो मैंने कहा इसमें मुझे क्या करने हैं, इस बुक पे मुझे क्या करना है कि मुझे इस बुक पे छोटी छोटी मैच बॉक्स रखनी है, माचिस की बॉक्स वो रखनी है, कितनी का आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ के हिसाब से, माचिस और लेंथ की विड्थ के हिसाब से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो कर लूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि यार ये रूम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें कार्टून रखने हमें, तो कितने कार्टून हम रखेंगे। तो बोल दिया यार रूम हमारा जो है वो यही कोई 5 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, तो बताओ कितने कार्टून रखेंगे। अब आप सोच के देखो, अगर वो बोलेगा यार 5 मीटर 10 मीटर, तो आपने 5 मीटर और 10 मीटर उसका जो फर्श है उसका एरिया तो बता दिया, लेकिन कितने कार्टून होंगे पता चला 100 फीट ऊंचा क्या है रूम है, हो सकता है 10 फीट ऊंचा रूम हो, तो 10 फीट वाले में कम कार्टून आएंगे, वो 100 फीट वाले में ज्यादा आएंगे, इसलिए जरूरत है उसकी हाइट भी बताना। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या हुआ, 1 2 और 3, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, कम से कम कितनी हाइट बताने की, कितनी डायमेंशन बताने की जरूरत है, 3 डायमेंशन बताने की, यानी ये क्या हो गया, इसमें 3 डायमेंशन चाहिए मुझे बताने के लिए। ठीक, अब आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां से और आपने जयपुर ट्रैक तो ट्रेवल किया, आपकी स्पीड क्या थी, बोले हमारी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो यार आपकी स्पीड कितनी थी, हमारी स्पीड थी 20 किलोमीटर। अब मैं सोच सकता हूँ यार 20 किलोमीटर 1 मिनट में गया होगा, या मैं सोच सकता हूँ कि 20 किलोमीटर 1 दिन में गया हो, या 20 किलोमीटर 1 घंटे में गया हो। यानी उसने एम्बिग्यूटी रख दी, उसने सामने वाले को क्लियर नहीं किया कि यार आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर थी, बट क्या थी, कितने टाइम में थी। तो यहाँ पे तो ध्यान से देखें तो स्पीड के अंदर 2 चीजों की चर्चा जरूरत है, एक तो किलोमीटर यानी डिस्टेंस यानी लेंथ, और एक टाइम। इन 2 चीजों को अगर तू इंक्लूड नहीं करेगा अपने बातों में तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये मीटर जो डिस्टेंस डायमेंशन मैं बता रहा हूँ ये किस चीज की बता रहा हूँ। मैंने बोला 20 किलोमीटर मेरी क्या थी, स्पीड थी। व्हाट इज दिस, इज इट इन अ डे, इज इट इन 2 days, इज इट इन 1 hour, इज इट इन 1 minute, what is this? So we have to tell at least the time also. It means यहाँ पे स्पीड को बताने के लिए मेरे पास किन 2 चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो लेंथ की और एक इसकी टाइम की जरूरत पड़ी। तो सर ये बात तो अब मुझे समझ में आ रही है कि आप जो डायमेंशन बता रहे हो उसमें मीटर सीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, ये छोटी छोटी चीजें रख देंगे, जो चीजें बताने के लिए है वो रख देंगे। लेकिन दूसरी चीज और है, किस तरीके से आपने वो चीज यूज की है। मतलब ये है कि आप अगर यहां से अगर डिस्टेंस बताने के लिए सिर्फ लेंथ का यूज करते हो, कितनी बार सर, 1 बार, तो ये डायमेंशन होगी L1 किसकी, डिस्टेंस की। एरिया में डिस्टेंस बताते हैं, लेकिन कितने तरीके से बताते हैं सर, 2 तरीके से। तो L2 कितनी हो गई सर, ये डायमेंशन होगी किसकी, एरिया की। वॉल्यूम को बताने के लिए क्या करते हैं, लेंथ को बताते हैं, लेकिन कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो ये किसकी डायमेंशन होगी, ये वॉल्यूम की होगी। अगर आपने पूछ लिया कि यार लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, बोले L, और एरिया की बोले देखो ये L आ रही है बोले L, और वॉल्यूम की बोले L, तो कौन सी सही मान रहे। इसलिए इनके ऊपर जो पावर है वो बतानी क्या है, जरूरत है। तो पावर क्या बताती है, पावर ये बताती है कि उस डायमेंशन को आपने कितनी बार यूज किया है उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 7 का नाम तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ऊपर मैं उनकी पावर से ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो डायमेंशन कितनी बार तुमने उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में यूज की है। लेकिन इधर आए तो इसमें तो L कितनी बार है सर, M1 स्पीड में लिमिट डिस्टेंस है तो L1 हो गया, और टाइम को भी एक बार यूज किया तो T1, ये चीज होगी। अच्छा
ये किसी की है? बोलो सर स्पीड की है। बहुत बढ़िया। अब मैं ध्यान से देखो, ये एक प्रकार क्या है सर? ये तो डिस्टेंस है। ये एक प्रकार क्या है? डिस्टेंस है। और इनटू ये सर, ये तो टाइम है। तो आप सोच के देखो, अगर डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो डिस्टेंस है 5 मीटर और उसको आपने 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 जा 15 मीटर टाइम, यानी 15 मीटर इंटू क्या रहे? सेकंड। तो एम यानी मीटर इंटू सेकंड। ये हो सकता है कोई और फिजिकल क्वांटिटी की भी क्या हो? यूनिट हो। इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं यार, L1 यानी लेंथ एक बार आया है, T1 यानी टाइम एक बार आया है। लेकिन मैं एक वर्ड और जोड़ता हूं, अगर आपने जितनी बार आया है उसकी पावर के साथ लगा दी तो आप फंस जाओगे। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो वो अगर स्पीड की बात करूं तो उसकी डायमेंशन होती है L1t-1। L1t-1। ये माइनस कैसे आया सर? मैं बताने की कोशिश करूं, ध्यान दो। स्पीड की जो डायमेंशन होती है L1t-1 होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने क्या बोला सर? उसकी तो लिमिट सॉरी डायमेंशन होती है L1t1। मतलब ये समझा कि इन सातों में से, पांचों में से कौन सी एक चीज आएगी और कितनी बार आएगी। तो जो चीज आएगी उसके लिए L M T ये नाम डिसाइड कर लिए, और कितनी बार आएगी उसके लिए मैंने क्या कर लिया? उसके ऊपर पावर लगा दी। लेकिन मैं एक वर्ड और करता हूँ, कैसे आएगी, किस प्रकार से आएगी, वो कैसे बताएगी? वो प्लस और माइनस से बताएगी। इसका मतलब अगर आपने पावर प्लस में रखी तो ये मतलब हुआ कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर आपने पावर एलिमेंट वगैरह की माइनस में रखी, इसका मतलब उसके साथ क्या था? डिवाइड में था। तो जरूरी नहीं है ना कि सारी चीजें मल्टीप्लाई में। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए क्या होगा? डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी क्या बन जाएगी? डिस्टेंस में टाइम का क्या? तो डिस्टेंस यानी L1 टाइम का डिवाइड है तो T1, इसको ऊपर लेके जाओ तो L1t-1। तो इसलिए डायमेंशन क्या बनती है आपकी? हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जिसके अंदर टाइम लिमिट सॉरी डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इस टाइम आपने पावर यानी माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखा तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी या बोलो तो डायमेंशन और उसकी डायमेंशन दोनों क्या हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। दोनों बराबर हो जाएंगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको सही माने। इसलिए डायमेंशन, अब बता रहा हूं क्या है डायमेंशन। क्या होती है डायमेंशन? कुछ नहीं होती है, ये जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन मुझे ये बताती है कि जो तू फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है उसमें से ये जो 7 चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज, यानी इन सातों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार ध्यान दे फिर से, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी L आई है, T आई है, M आई है, A आई है, थीटा आई, कौन सी आई है, कितनी बार आई है, 2 3 4, किस प्रकार आई है। तो 3 चीज हुई। पहली तो इनको डिसाइड करो, ठीक है सर कर लेंगे। दूसरा वो कितनी बार आई है वो डिसाइड कर, और तीसरा वो किस प्रकार आई है वो प्लस माइनस से डिसाइड करेगा। तो डायमेंशन इज जस्ट नथिंग। एक्चुअली मैं बताऊं तो यूनिट को छोटा करने के लिए एक हिसाब से छोटा सा क्या बनाया गया है? तरीका बनाया गया है, ताकि आप लोग ध्यान से समझो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ। किसकी बताओ रे? एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ, मुझे स्पीड की डायमेंशन बताओ, मुझे फोर्स की बताओ। ऐसे करके तुझे पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है और डायमेंशन पूछ सकता है। फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क तो तुझे ही लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ यूनिट आई तो डायमेंशन पक्की आई, तुझे कुछ नहीं करना है। बोल, अगर जहां पे मीटर रखेगा वहां पे तुझे एल लिखना है। यूनिट तो आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा यूनिट आपको सबको क्लियर है कि यूनिट कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताता हूँ, जहां मीटर आए वहां एल लिखेंगे, जहां किलोग्राम आए केजी वहां एम लिखेंगे बड़ा, जहां टाइम आए वहां टी लिखेंगे बड़ा, जहां एम्पियर आए वहां बड़ा ए लिखेंगे, और जहां ये आए तो के या थीटा लिखेंगे। ये चीज लिखेंगे हम और डायमेंशन बन जाएगी। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। देख इधर देख, सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया की। एरिया की डायमेंशन की बात करेंगे। सर एरिया की डायमेंशन, एरिया की पहले यूनिट लिखो। पहले क्या लिखो? यूनिट। सर एरिया की यूनिट से मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से क्या तो मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सर एल लिखेंगे, तो एल। और पावर सेम की सेम, पावर कोई फर्क नहीं बता रहे, बस जहां यूनिट सीखी उनमें इन पांचों की जगह क्या लिखना, ये नाम लिखना, और सारी की सारी डायमेंशन क्या है? सेम है। सर बहुत बढ़िया। अब सर बताओ मुझे वॉल्यूम का। हाँ ठीक है, वॉल्यूम की क्या होती थी? सर वॉल्यूम तो मीटर क्यूब होता था, एम क्यूब, तो एम की जगह क्या लिखना है? सर एल लिखना है। ये डायमेंशन किसकी? बहुत बढ़िया। सर किलोग्राम की, हाँ वेट जो था, या मास बोल दूं तो सर मास है, मान ले 3 kg। क्या है? 3 kg। मास की यूनिट क्या होती है? 3 kg को छोड़ो, मान लो केजी होती है, तो केजी की जगह लिखोगे एम। कितनी बार है? सर एक बार है, एम। अब बात है सर टाइम।
तो टाइम की तो मुझे पता है क्या होता है एस, तो मैंने बोला एस की जगह लिखोगे टी, तो क्या लिख दिया टी, टी1। आप ये ध्यान से देखते जाएं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी छोटी यूनिट आपने लिखी थी उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बड़े जो शब्द मैंने पहले से डिजाइन किए हैं वो लिख रहा हूँ। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मान लेते हैं स्पीड, मान लेते हैं, बहुत देर हो गई। स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, इसको एक बार आपने ऐसे भी लिखा था, मीटर ये है ऊपर जाएगा तो -1। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख डायमेंशन बहुत आसान है। मीटर की जगह सर, मीटर की जगह तो एल, कितनी पावर है सर, है नहीं तो 1 होती है, और टी एस की जगह टी, पावर कितनी -1। ये डायमेंशन किसकी बन गई, स्पीड की बन गई। ओहो सर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो होता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बताया था, या फिर आपने लिखा था मीटर एस की पावर -2। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बताया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये m की जगह कितना, L1, और s की जगह सर t-2। ये डायमेंशन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। आप सोच के देखो, जो 30-32 मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको करवाई, जहां जहां आपको मीटर नजर आए वहां क्या लिख देना, L लिख देना। जहां जहां किलोग्राम नजर आए क्या लिख देना, बड़ा M लिख देना। जहां जहां सेकंड नजर आए S ने, वहां बड़ा T रख देना। जहां जहां एम्पियर आए वहां कैपिटल A लिख देना। जहां जहां केल्विन टेम्परेचर आए वहां बड़ा K लिख देना। और पावर वो की वो 3 डायमेंशन बन गई। तो ये तो है बहुत, इसीलिए तो मैंने पहले समझाया नहीं, साथ में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत 5-10 मिनट की बातें हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने सीख लिया होगा कि डायमेंशन क्या होता है। कुछ नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, कौन सी आ रही है और किस प्रकार से आ रही है, वो बताने का छोटा सा तरीका क्या है, डायमेंशन है। और मैं सर बता सकता हूँ सारी की सारी डायमेंशन कैसे, कि जहां यूनिट लिखी है उनके आगे मुझे यही चीज करनी है। देखो ये उतार लें, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसी को क्या करना है, यूज करना है। अब डायमेंशन पूछेगा, मैं एक डायमेंशन निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, बाकी ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीजें कर चुके हैं। मैं इतना आसान इस चीज को बना चुका हूँ कि आप जितनी भी 30-32 फिजिकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशन आप आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिजिकल वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ डायमेंशन। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। इसमें जी की हमें क्या पूछी है सर, डायमेंशन पूछी है। ध्यान से, अरे ये बहुत बड़ा हो गया, मैं छोटा बताता हूँ तुझे, ध्यान से। फोर्स की बताते हैं, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है सर, क्या फोर्स होता है। फोर्स की डायमेंशन देखेंगे, देख ध्यान से देख। मास यानी सर इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी केजी और मीटर सेकंड -2। तो जिस दिन यूनिट सिखाया उस दिन मैंने आपसे एक ही चीज मांगी थी कि आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ सर, उस दिन हमने मान ली बात की फॉर्मूला पता कर लिया, तो मैंने बोला फॉर्मूला पता कर लिया तो फिर वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी लिखी थी स्टार्टिंग में, उनमें से एक एक उठा के उनका मात्रा लिख दो, यूनिट लिख दो। सर ये बात तो आसान थी। अब मैं बता रहा हूँ डायमेंशन से ये क्या यूनिट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, उसकी यूनिट आनी चाहिए। सर फोर्स की यूनिट तो मैंने निकाल ली क्योंकि मेरे को आपने सिखाया था उस दिन। अच्छा तो डायमेंशन आज मैं बताता हूँ, ध्यान दे इधर। केजी की जगह क्या लिखना है सर, m1 एक ही है, और सर मीटर L1, और सर s t-2। ये क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गई, क्या किसकी, फोर्स की। ओहो बहुत आसान है। और क्या सर, एक संवेग दायरा, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू वेग। सर इसका द्रव्यमान, इसका मतलब केजी, और वेग यानी मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी सर, केजी की जगह m1 और मीटर की जगह L1 और s-1 की जगह t-1। और ये सर तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ 11th क्लास, दैट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन निकाले मुझे लग रहा, तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो 30 हमने फिजिकल क्वांटिटी की थी उन सब की आप यूनिट लेके, हम फिर यहाँ नहीं कराएंगे, एक क्लास और नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। तो आप इनकी क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत आसान है, इसीलिए हमने बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है। बाकी आपको अगर कोई डायमेंशन किसी के नहीं समझ में आती है तो आप बिल्कुल, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में 2-4 और एग्जाम्पल हम कर लें इसके लिए, वो कोई खैर बड़ी बात नहीं है। बट आज की क्लास में हमने जो बची हुई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, सप्लीमेंट्री, उनको स्टडी किया जाए, पूरक राशियां। उसके बाद हमने बताया कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनकी यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती हैं, उनको हमने आपको बताया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर का बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। डायमेंशन के यूज हैं, किस प्रकार से क्या सब चीजें करनी है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको देखते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।